हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे देश के लौह पुरुष कहलाए जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत माता के उन वीर सपूतों में से एक थे जिनमें देश सेवा और समाज की सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। अपनी दृढ़ता, आत्मबल, संकल्प शक्ति, निष्ठा, अटल निर्णय शक्ति, दृढ़ विश्वास, साहस और पौरुष एवं कार्य के प्रति लगन के कारण ही वे लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे। वे कम बोलते थे और काम अधिक किया करते थे। सरदार पटेल एक सच्चे राष्ट्रभक्त ही नहीं अपितु वे भारतीय संस्कृति के महान समर्थक भी थे। सादा जीवन, उच्च विचार, स्वाभिमान, देश के प्रति अनुराग, यही उनके आदर्श थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में 562 यानी 562 छोटी बड़ी रियासतों को विलय कर उन्हें भारतीय संघ बनाने में उनकी अति महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म और शिक्षा दीक्षा के बारे में, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को यानी 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेर भाई था। वे भी एक महान देशभक्त थे। देशभक्ति का पाठ भी उन्होंने इन्हीं से पढ़ा था। यदि हम इनके जन्म स्थल की बात करें तो इनका जन्म नाडियाड गुजरात में एक लेवा पटेल जाति में हुआ था। वे झवेर भाई और उनकी माता लाडवा देवी की चौथी संतान थे। वल्लभ भाई बचपन से ही काफ़ी निडर थे। उनकी यह निडरता उनके स्कूली जीवन में भी देखने को मिलती है। कहा जाता है कि जहां वो पढ़ते थे वहां के एक टीचर बच्चों को अपनी ही दुकान से किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया करते थे। उनकी धमकी से डरकर कोई भी उनका विरोध नहीं कर पाता था, किंतु सरदार पटेल ने बच्चों की हड़ताल कराकर टीचर को ऐसा करने से रोक दिया। सरदार पटेल क्योंकि साधारण किसान के पुत्र थे और जब उन्होंने देखा कि उनके भाई विट्ठल नाथ को पढ़ने में कठिनाई आ रही है तो उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई का विचार त्याग दिया, क्योंकि उनके पिता उन दोनों में से केवल एक ही की पढ़ाई का खर्चा उठा सकते थे। उसके बाद उन्होंने वकालत की परीक्षा प्रथम श्रेणी से सन 1910 में उत्तीर्ण की। इस परीक्षा में अच्छे अंक पाने पर उन्हें 750 रुपये बतौर पुरस्कार भी मिले थे और उनकी फीस भी माफ़ हो गई थी। वकालत यानी बैरिस्टर की पढ़ाई उन्होंने लंदन जाकर करी थी और पढ़ाई के खत्म होने पर वापस आकर अहमदाबाद में वे वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से वो बहुत ज़्यादा प्रेरित थे और इन विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे, एक भारतीय राजनीतिज्ञ भी थे, यानी एक भारतीय पॉलिटिशियन थे वो। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे एक भारतीय अधिवक्ता यानी एडवोकेट और राजनेता यानी पॉलिटिशियन थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपना एकीकरण का मार्गदर्शन किया। भारत और अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर हिंदी, उर्दू और फारसी में सरदार कहा जाता था, जिसका मतलब होता है प्रमुख। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारतीय पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में भी काम किया था। सरदार पटेल देश की सक्रिय राजनीति यानी एक्टिव पॉलिटिक्स में 1917 से आए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब निर्दोषों का जनसंहार हुआ, बहुत से निर्दोष मारे गए, उसी के विरोध में उन्होंने अपनी बैरिस्ट्री यानी एडवोकेसी को त्याग दिया। विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करने के लिए काशी विद्यापीठ हेतु बर्मा जाकर 10 लाख रुपए इकट्ठा करके लाए। जब नागपुर में सिविल लाइंस में राष्ट्रीय झंडे के साथ जुलूस निकालने पर प्रतिबंध था, तब सरदार पटेल ने स्वयं जाकर झंडा सत्याग्रह का संचालन किया। इसी दौरान उन्होंने बोरसद में एक मुसलमान खौफनाक डाकू के आतंक से वहां के निवासियों को मुक्ति दिलाई। सन 1920 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से प्रभावित होकर वे बारडोली चले गए। वहां स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगाया और बारडोली सत्याग्रह चलाया। बारडोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में यानी 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसकी लीडरशिप
वल्लभ भाई पटेल ने की। उस समय प्रांतीय सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट ने किसानों के लगान लगान मीन्स टैक्स में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। उसको 30% से इंक्रीज कर दिया था। पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए। एंड में मजबूर होकर उन्हें किसानों की मांगों को मानना पड़ा। एक न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामले की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया। यानी कि जो टैक्स पहले 30% लगाया गया था वो कम होकर 6.03% रह गया। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तभी से हम वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से जानते हैं। किसान संघर्ष एवं राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के अंतर संबंधों की व्याख्या बारडोली किसान संघर्ष के संदर्भ में करते हुए गांधी जी ने कहा कि इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है और हम सबको स्वराज की मंजिल तक पहुंचने में ये संघर्ष सीधे स्वराज के संघर्ष से कहीं ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं। गांधी जी के अलावा पटेल जी ने भी किसानों का आह्वान करते हुए कहा था, यह रास्ता बड़ी कठिनाइयों और संघर्षों से भरा है। सरकार तो बंदूकों, भाले और अस्त्र शस्त्र की शक्तियों से पूर्ण है। वह निर्दयी और जालिम सरकार है। यदि उन हथियारबंद निर्दयी विदेशी शक्ति के प्रहारों को सहने का साहस तुम में है तो आगे बढ़ो। अपमानित जीवन से कहीं अच्छा स्वाभिमान युक्त स्वतंत्रता युक्त जीवन है। चाहे कितनी ही विपत्तियां आए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इस बारडोली आंदोलन का इतना गहरा प्रभाव अंग्रेजी सरकार पे पड़ा था कि वो ये समझने लगे थे कि यदि पटेल रहे तो वह गुजरात तो क्या सारे देश में ही स्वराज्य आ जाएगा। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 यानी 562 देसी रियासतें थीं। इनका क्षेत्रफल भारत का 40% था। सरदार पटेल ने आज़ादी के ठीक पहले वीपी मेनन के साथ मिलकर कई देसी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य शुरू कर दिए थे। पटेल और मेनन ने देसी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 को छोड़कर बाकी सभी रजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवल जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद स्टेट के राजाओं ने ऐसा करना नहीं स्वीकारा। जूनागढ़ सौराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी और चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वह पाकिस्तान के समीप बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी थी। राज्य की सर्वाधिक जनता हिंदू थी और भारत में विलय चाहती थी। इसलिए वहाँ नवाब के विरुद्ध बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। तो भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गई। वहाँ का नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। फरवरी 1948 में वहाँ जनमत संग्रह कराया गया जो भारत में विलय के पक्ष में रहा। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहाँ के निज़ाम ने जो पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा। वहाँ ढेर सारे हथियार आयात करता रहा। उसने बहुत सारे आर्म्स वहाँ पर इकट्ठे कर लिए जिससे पटेल जो थे वो चिंतित हो उठे। अंततः भारतीय सेना 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई। 3 दिनों के बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर कर दिया एंड नवंबर 1948 में भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नेहरू ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या एक इंटरनेशनल समस्या है। कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए और अलगाववादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्या दिनों दिन बढ़ती गई। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयास से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 और 35 ए को समाप्त कर दिया गया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और सरदार पटेल का भारत को अखंड बनाने का सपना साकार हुआ। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। अब जम्मू कश्मीर केंद्र के अधीन रहेगा और भारत के सभी कानून वहां लागू होंगे। पटेल जी को कृतज्ञ राष्ट्र की यह सच्ची श्रद्धांजलि है जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने
और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनको सौंपी है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, जिसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी है और जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है, जिसकी नींव उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा, जो कि वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के मौके पर रखी गई थी। यह मूर्ति सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नाम के स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। यदि हम इस स्मारक की विशेषता की बात करें तो यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई 182 यानी 182 मीटर्स एंड अप्रॉक्सीमेट 597 फीट है। आधार सहित इस मूर्ति की कुल ऊंचाई 240 यानी 240 मीटर्स है, जिसमें 58 मीटर का आधार तथा 182 मीटर की मूर्ति है। आज 31 अक्टूबर है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस। सन 1875 में आज ही के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात में हुआ था। आज के इस दिन को, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के दिन को, हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 1962 में जब चीन ने देश की 40,000 वर्ग किलोमीटर यानी 40,000 किलोमीटर स्क्वायर भूमि पर कब्जा कर लिया, तो पटेल ने चीन को सावधान किया था कि वे तिब्बत को चीन का अंग मानने की भूल ना करें। नेहरू जी इसके विपरीत चीन को तिब्बत सौंपना चाहते थे। आज भी चीन और तिब्बत का सीमा विवाद अनसुलझा मामला बन गया है। भारत के इतिहास के ऐसे साहसी, निर्भय, दबंग, अनुशासित, अटल, शक्ति संपन्न महापुरुष को याद करने के लिए हम आज का दिन भारतीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के पद के लिए भी सरदार वल्लभ भाई पटेल अलग अलग लोगों की प्रथम चॉइस थे। लोग उन्हें ही पहला प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते थे, परंतु गांधी जी नेहरू जी को प्रथम प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, जिसके चलते गांधी जी के सम्मान के लिए वल्लभ भाई पटेल ने अपने आप को प्रथम प्रधानमंत्री की दौड़ से अलग कर लिया था। भारतीय इतिहास में बिस्मार्क ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में एक हार्ट अटैक के कारण हो गई थी। भारत का इतिहास हमेशा इस महान, साहसी, निर्भयी, अनुशासित, अटल, शक्ति संपन्न महापुरुष को याद करेगा। 562 रियासतों का विलय कराने वाले लौह पुरुष को भारतवर्ष हमेशा याद रखेगा। और इसी उम्मीद के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको भारत के लौह पुरुष कहलाए जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन वृत्त के बारे में संक्षिप्त में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। और आज का दिन यूं ही खुशी के साथ उस भारतीय लौह पुरुष को, उस बिस्मार्क ऑफ इंडिया को याद करते हुए मनाते रहें। आज का दिवस भारतीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मेरी तरफ से आपको भारतीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। इस धन्यवाद के साथ ही मैं वीडियो को समाप्त करने की अनुमति चाहूँगा। धन्यवाद।